नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सत्तारूढ़ दल पर अपना निशाना साधा है। बुधवार को चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि 2014 के बाद भारतीय बाजार में एक थोक खरीदार है। एक दिन थोक खरीदार भारत के लगभग सभी विधायकों को खरीद लेंगे और भारत के मतदाताओं का मजाक उड़ाएंगे, तब मतदाता क्या करेंगे। बता दें कि गोवा कांग्रेस के 11 में से 8 नेता बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिससे पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और चुनावी दौर में ऐसे लगातार विधायकों का पाला बदलना 2024 विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन है। बता दें कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का रास्ता तय कर रही इस यात्रा में कुल 119 भारत यात्री शामिल हैं और यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हमलावर हो रखा है, कभी राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर तो कभी उनके ट्विटर पोस्ट को लेकर प्रहार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर इसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा। पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार विपक्ष को जवाब देते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। यही नहीं, जब से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया है, तब से ही कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस मजबूती से मैदान में खड़ी हुई है और इससे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए और क्या क्या पैतरे अपनाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला किया गया है। बता दें कि सोरेन सरकार ने राज्य में स्थानीयता तय करने के लिए 1932 के खाद्यान्न को आधार बनाने का निर्णय लिया है और इसके साथ ही राज्य की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए दिए गए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का भी निर्णय लिया गया और SC/ST के आरक्षण में भी 2% की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। बता दें कि यह जानकारी बुधवार को सरकार की मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान साझा की। उन्होंने बताया कि आज सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान यह फैसले लिए गए हैं। ज्ञानवापी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर आज अदालत में सुनवाई होनी है। बता दें कि इस मामले को लेकर वादी पक्ष का दावा है कि यहां नीलकंठ महादेव का मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद को बनवाया गया था और इसी के चलते 2 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में नीलकंठ महादेव की ओर से याचिका दर्ज की गई थी और न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए इंतजामिया कमेटी समेत 6 प्रतिवादियों को नोटिस भेजे थे और इस केस की अगली सुनवाई को 15 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया और आज इस मामले की सुनवाई की जानी है। ज्ञानवापी के फैसले के बाद अब सभी की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जब से कांग्रेस का साथ छोड़ा है, तभी से उनके नाम की चर्चा सियासी गलियारों में बनी हुई है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था और जिसके लिए इस समय वह तैयारी में भी लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वह जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं और इस बात को लेकर चर्चा जब तेज हुई जब उन्होंने अपनी एक रैली के दौरान आर्टिकल 370 को लेकर कहा कि वह इसे लेकर जनता से कोई वादा नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए सदन में बहुमत पेश करने की जरूरत है और विपक्ष में ऐसी कोई पार्टी मौजूद नहीं है जो सदन में केंद्र के सामने बहुमत हासिल कर सके। यही नहीं, एक बार फिर आजाद के नए बयान को लेकर उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ चीजें आरएसएस के लोगों की स्वागत करने योग्य है। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद तोड़ी नहीं जा सकती। अब ऐसे में अटकलें जोर पर हैं कि क्या आजाद द्वारा दिए जा रहे ये बयान उनके बीजेपी में शामिल होने का इशारा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग बहनों के शव पेड़ से लटके हुए मिले, जिस पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में पुलिस अब तक 6 को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है कि आरोपियों ने पहले दोनों बहनों से दोस्ती की और फिर उनके साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी। हिरासत में लिए गए 2 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि नाबालिगों की हत्या गला दबाकर की गई है
और हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। सभी आरोपी आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं और लालपुर के रहने वाले हैं। परिवार की मौजूदगी में अब दोनों बहनों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और धारा 302, 306 और पॉक्सो एक्ट के तहत इस केस को दर्ज किया गया है। सूरत में बुधवार को हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संबोधित किया गया और कार्यक्रम के दौरान वहां लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी मौजूद थे। बता दें कि चिराग राजभाषा पर संसदीय समिति के सदस्य के रूप में वहां थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि चिराग के सूरत आने और कार्यक्रम में शामिल होने के और भी कई कारण थे। भाजपा नेताओं ने उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए मना लिया और वह सूरत चले गए। वहीं कई बीजेपी नेता लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि चिराग अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई एनडीए की बैठक में भी चिराग शामिल हुए थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगे जाने पर उन्हें अपना समर्थन भी दिया था। हालांकि उस समय चिराग ने कहा था कि वह एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच नए सिरे से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई और इस बैठक के दौरान केंद्र ने एक बड़े फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। बता दें कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस बैठक के बाद केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने मीडिया से बातचीत करते वक्त बताया कि ये प्रस्ताव कई सालों से लंबित है, लेकिन अब गौंड समेत कई जातियों को एससी से हटाकर एसटी में शामिल किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में एसटी सूची में ब्रिजिया समुदाय को जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की गौंड जाति की 5 उपजातियों धुरिया नायक ओझा को भी एसटी में शामिल किया गया है। लेकिन केंद्र का इस वक्त पर यह फैसला लेना कि जाति आधारित वोट को अपनी ओर करने के लिए उसकी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया। अदालत द्वारा कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव की मंजूरी दे दी गई है और अब इस फैसले के बाद कोई भी पदाधिकारी स्टेट बॉडी में 3 साल से ज्यादा बना रह सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वह बीसीसीआई में लगातार 2 बार यानी 6 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। और इस समय इसका सबसे ज्यादा फायदा मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह को होने वाला है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड होता क्या है। कूलिंग ऑफ पीरियड के अनुसार कोई भी पदाधिकारी पहले स्टेट बॉडी में 3 साल या फिर उससे ज्यादा समय तक पद पर बना रहता है, तो इसके बाद वह बोर्ड में केवल 3 साल के लिए ही किसी भी अन्य पद पर रह सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी पदाधिकारी 3 साल तक स्टेट और 6 साल तक बोर्ड में बना रह सकता है। आज की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की सभी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।